एक फैमिली जो दुनिया के एंड से बचने के लिए बंकर में छुप गई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो जहां जा रहे हैं वहां कोई पहले से मौजूद है। एक आदमी ने उनका बंकर खोला और अंदर जो देखा वो इंसान नहीं था, वो मौत भी नहीं थी। वो कुछ ऐसा था जो आपको मरने भी नहीं देता, सिर्फ धीरे धीरे तोड़ता है। और सबसे डरावनी बात, वो अब भी वहां है। मैंने एक ऐसे प्रेपर परिवार का बंकर ढूंढा जो 3 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। डॉक्टर डैनियल वेन्स एक बहुत ही समझदार आदमी थे, शायद ज़रूरत से ज़्यादा समझदार। 40 साल के फ्लूइड डायनामिक्स के लेक्चरर, एक ऐसा दिमाग जो पूरी तरह गणनाओं और पैटर्न से बना था। किसी को नहीं पता क्यों, लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने दुनिया के अंत की गणना करनी शुरू कर दी और वे एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे जो बहुत ही डरावना था। उन्होंने कभी साफ साफ नहीं बताया कि उन्होंने क्या पाया था, लेकिन जिस तरह उन्होंने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी सारी संपत्ति बेच दी, उससे साफ था कि जो भी उन्होंने जाना था वो अच्छा नहीं था। इस फैसले की लहर में उनकी पत्नी भी आ गई, 24 साल की एक पीएचडी स्टूडेंट, जो डैनियल से कुछ समय पहले ही प्यार करने लगी थी। उसे वो अजीब सा आदमी पसंद था जो एक तरफ लकड़ी का केबिन बना सकता था और दूसरी तरफ किसी एस्टेरॉयड की कक्षा समझा सकता था। डैनियल से बात करने के बाद हर किसी को लगता था कि वो सही है, तो जब उसने अपनी पत्नी को अपना प्लान बताया तो उसने बिना सवाल किए हाँ कर दी। 15 साल बाद और 5 बच्चों के साथ वेन्स परिवार मेरे शहर के पास जंगलों में रहने लगा। वे रहस्यमयी थे, बहुत अमीर थे और अपने प्रेपर लाइफस्टाइल को लेकर बहुत गंभीर थे, लेकिन साथ ही वो मज़ेदार, आसान स्वभाव के और बात करने में बेहद दिलचस्प थे। वे अक्सर शहर आते और अजीब अजीब चीज़ें मांगते। इतनी बड़ी मात्रा में सीमेंट, लोहा, सीसा, स्टील, सब कुछ पहाड़ों के बीच से उनके बंकर तक पहुंचाया गया। उनके सीक्रेट रखने के तरीके लेजेंडरी थे। डैनियल ने खुद 6 महीने लगाकर एचजीवी ट्रक चलाने का लाइसेंस लिया ताकि कोई और उनके बंकर को देख ना सके। एक बार जब एक कंपनी ने जीपीएस ट्रैकिंग हटाने से मना किया तो उसने पूरी कंपनी खरीद ली। इसलिए जब पैंडेमिक के दौरान वे शहर आना बंद कर दिए, जब उनका सामान मंगवाना बंद हो गया और संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया, तो लोगों ने सोचा लॉकडाउन है, वे बंकर में हैं, सुरक्षित हैं। हम सबको लगा अगर कोई इस महामारी को आसानी से झेल सकता है तो वो वेन्स परिवार ही है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जब असली सच्चाई सामने आई तो हमें पता चला कि डैनियल ने महामारी को एक टेस्ट की तरह इस्तेमाल किया था। परिवार ने तय किया था कि वे 6 महीने तक बंकर में रहेंगे और अपने फॉल आउट शेल्टर को टेस्ट करेंगे। लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद शरीफ को एक डिस्ट्रेस कॉल मिला। रेडियो पर एक बच्चे की धीमी रोती हुई आवाज़, जिसने लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स बताए। ज़्यादातर लोगों का मानना है वो सबसे छोटा बच्चा अलेक्जेंडर था, हालांकि ये कभी साबित नहीं हुआ। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। उन्होंने देखा बंकर अभी भी पूरी तरह सील था। दरवाज़ा खोलने में घंटों लग गए, कटिंग टूल से। पूरे समय वे अंदर परिवार से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब आखिरकार दरवाज़ा खोला गया तो पुलिस हैरान रह गई। अंदर कोई नहीं था, ना कोई लाश, ना कोई जिंदा इंसान, बस खालीपन और कुछ अजीब संकेत। ऐसा लग रहा था कि दरवाजे का लॉक सिस्टम खराब हो गया था और परिवार अंदर फंस गया था। लेकिन अगर ऐसा था तो वे गए कहाँ? बेड्स बिखरे हुए थे, पीले सड़े हुए चादरें, पास में बाल्टियां जिनके आसपास दाग थे। कुछ दरवाजे बंद और जाम थे, कुछ पूरी तरह टूटे हुए। कहीं कहीं ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने क्वारंटीन करने की कोशिश की हो, और कुछ जगहों पर हिंसा के निशान भी थे। पुलिस, जो आम तौर पर गॉसिप फैलाने में तेज होती है, इस बार चुप थी।
जब शहर के लोगों ने जवाब मांगे तो शेरिफ को मजबूरी में कुछ बताना पड़ा। एक पानी से फैलने वाली बीमारी ने वैंस परिवार को मार दिया। कोई कंटेजियन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। जो भी उन्हें मारा वो जैविक नहीं था। परिवार को सूचना दे दी गई है, बंकर को तोड़ दिया जाएगा और इस मामले को यहीं खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे सवाल खत्म नहीं हुए। अगर वे सर्वाइवल एक्सपर्ट्स थे तो उन्होंने मदद क्यों नहीं मांगी? उनके पास रेडियो था, फोन था, कंप्यूटर थे। वे आमिश नहीं थे। फिर उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं की? और सबसे बड़ा सवाल, उनकी लाशें कहाँ थीं? हमने ये सब पूछा, लेकिन पुलिस ने जवाब देने से मना कर दिया। धीरे धीरे ये मामला शांत हो गया। पैंडेमिक बढ़ता गया और लोग अपने अपने डर में उलझ गए, और ये घटना बस एक पुरानी डरावनी कहानी बनकर रह गई, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। मैं भी इसे भूल गया था, कम से कम तब तक जब तक मुझे वो बंकर जंगल के अंदर खुद नहीं मिल गया। दरवाज़ा खुला हुआ था, नीली पुलिस टेप अभी भी लटक रही थी और लॉक के पास जलने के निशान थे। वो जगह ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने हकीकत के कपड़े में एक छेद कर दिया हो। अंदर का अंधेरा इतना गहरा था कि उसे देखना भी दर्द देता था। उसे देखकर मेरा दिल बैठ गया। वो जगह दर्द फैला रही थी। हाँ, दर्द। शायद मेरे दिमाग का कोई हिस्सा ऐसी चीज़ें समझ रहा था जो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही थीं, जैसे दरवाजे के पास खून से बने उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने बाहर निकलने के लिए पागलों की तरह कोशिश की हो, और वो छोटा सा शीशा जो हथौड़े से तोड़ा गया था। मैं बस एक पल के लिए उसे देख पाया, लेकिन वो काफ़ी था ये सोचने के लिए कि परिवार बारी बारी से वहाँ खड़ा हुआ होगा और जंगल की तरफ चिल्लाया होगा मदद के लिए। अगर हालात अलग होते तो मैं भाग जाता, लेकिन मैं वहाँ अपने कुत्ते को ढूंढने गया था, और मेरी टॉर्च की रोशनी में मुझे गीले पंजों के निशान दिखे जो उस अंधेरे बंकर के अंदर जा रहे थे। वो मेरा कुत्ता था, रिपली, आधा बर्नीज आधा कॉली। एक ऐसा कुत्ता जो तूफान में डर कर कांपता है और जिसे ब्रश करते समय भी सहारे की ज़रूरत होती है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पास ज़्यादा परिवार नहीं है, ना पत्नी, ना ज़्यादा दोस्त, लेकिन मेरे पास रिपली है, और मैं उसे उस अंधेरे में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। इसलिए मैं उसके पीछे अंदर चला गया। मुझे नहीं पता था कि अंदर मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि वो अच्छा नहीं होगा। पुलिस ने जो भी देखा था, उन्होंने न सिर्फ सच्चाई छुपाई थी बल्कि झूठ भी बोला था। बंकर को न तो तोड़ा गया था और न ही सही तरीके से सील किया गया था। अंदर कुछ नीले लेटेक्स ग्लव्स पड़े थे, कुछ पुलिस के टूटे हुए टॉर्च। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे जो लोग आखिरी बार यहाँ आए थे वे बहुत जल्दी में बाहर निकले। यहाँ 7 लोग मरे थे, कम से कम ऐसा माना जाता था। तो किसी को तो सफाई करनी चाहिए थी, लेकिन कॉरिडोर लगभग वैसा ही था जैसा छोड़ा गया था। कुछ ही मीटर अंदर जाने पर दीवारों पर लिखावट शुरू हो गई, पागलों की तरह लिखी गई बातें, जैसे किसी ने अपनी आखिरी उम्मीद यहाँ छोड़ दी हो। जैसे गुफाओं की पेंटिंग। ज़्यादातर लिखावट बाहर निकलने के तरीकों के बारे में थी। डायग्राम, ब्लूप्रिंट, इक्वेशंस, सब कुछ दरवाजे और उसके लॉक सिस्टम के बारे में। मुझे लगा ये सब डैनियल ने लिखा होगा और शायद वो आखिर तक जिंदा रहा होगा। सोचकर ही दिल दहल गया। एक आदमी जो अपने बच्चों से ज़्यादा समय तक जिंदा रहा। लेकिन धीरे धीरे लिखावट बदलने लगी। इक्वेशंस खत्म हो गईं और उनकी जगह पागलपन आ गया। एक ही लाइन बार बार लिखी हुई थी, 5 दरवाजे, 5 नहीं 6, 6 नहीं बचा, नहीं बचा, 6 दरवाजे, 6। ये पढ़कर ऐसा लगा जैसे मैं किसी पागल खाने में हूं। लेकिन अंत में 6 पैराग्राफ लिखे हुए थे, बहुत साफ सुथरे अक्षरों में। हर एक के ऊपर एक सुंदर क्रॉस बना हुआ था। ये श्रद्धांजलि थी।
डैनियल की अपने परिवार के लिए। एलियट विंस, उम्र 15 साल, एक बेहतरीन गिटारिस्ट। उसे लड़के पसंद थे, हालांकि उसे लगता था कि मुझे नहीं पता। मैं उससे अपनी पूरी जान से प्यार करता था। वो एक महान इंसान बनता। एलिशिया विंस, उम्र 14 साल, उसे पेंटिंग और शूटिंग पसंद थी। उसमें अपनी माँ जैसी सख्ती थी जो भविष्य में उसके काम आती। एलाइजा विंस, उम्र 8 साल, हम सब में सबसे होशियार। मैं टॉर्च की रोशनी में ये सब पढ़ रहा था और मुझे समझ आ रहा था कि डैनियल ने ये क्यों लिखा। वो जानता था कि उसे अपने परिवार के अंतिम संस्कार में बोलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए ये उसकी आखिरी कोशिश थी, ताकि दुनिया कभी न कभी उन्हें याद रखे जैसे वो उन्हें जानता था। लिखावट खत्म हुई और उसके पास ही फर्श में एक ट्रैप डोर था। वो बंद था और कॉरिडोर वहीं खत्म हो जाता था। रिप्ली के पंजों के निशान उसी ट्रैप डोर तक गए थे और फिर गायब हो गए। मुझे डर लगा, लेकिन फिर भी मैंने पीछे मुड़कर देखा। करीब 20 मीटर दूर बंकर का दरवाज़ा, जहां से मैं अंदर आया था। बाहर का जंगल अब उजला लग रहा था, बारिश की बूंदें हवा में थीं और मुझे लगा जैसे मैं पूरी दुनिया छोड़कर नीचे जा रहा हूं। मैंने सीढ़ी पकड़ ली और नीचे उतर गया। नीचे एक बड़ा गोल कमरा था जिसमें फर्नीचर भरा हुआ था। हर चीज़ मल्टीपर्पज़ थी। एक डाइनिंग टेबल बैठने की जगह बन सकती थी, वही जगह सोने के काम आ सकती थी या एक्सरसाइज के लिए भी। 7 लोग एक ही जगह, बहुत कम प्राइवेसी, इसलिए ये सब समझ आता था। लेकिन कमरा फिर भी बड़ा था और वहां से कुछ और कॉरिडोर नीचे की तरफ जा रहे थे, जैसे बंकर अभी और गहरा हो। मैंने रिप्ली के निशान ढूंढे, लेकिन अब वे धीरे धीरे गायब हो रहे थे। कुछ ही दूरी पर वे एक दरवाजे की तरफ मुड़ गए। मैं उसे फॉलो करना चाहता था, लेकिन खुद को रोका। अगर रिप्ली अंदर गया है तो वो कहीं और नहीं जा सकता। मुझे पहले ध्यान से देखना चाहिए। मैंने आसपास देखा और एक डाइनिंग टेबल पर नजर पड़ी, और वहीं मुझे यकीन हो गया कि पुलिस ने यहाँ कुछ भी साफ नहीं किया था। प्लेट्स अभी भी रखी थी, खाना सड़कर काला हो चुका था। एक बच्चे की टोपी टेबल पर पड़ी थी जो अब हरी पीली हो गई थी। कुर्सियों के पीछे लकड़ी के सपोर्ट लगे हुए थे जिनमें लंबी ग्रूव्स थीं, जैसे उनमें कुछ फिक्स किया जाता हो। और कुशन्स पर अजीब से दाग थे, जैसे कोई बैठा हो। मैंने एक को छुआ, वो सूखा हुआ था और अजीब आवाज कर रहा था। वो खून नहीं था, लेकिन कुछ वैसा ही। और टेबल पर हाथों के निशान भी थे। मैंने एक कुर्सी के पीछे देखा, वहां एक दाग एक महिला के शरीर जैसा था, पतली कमर। और तभी मुझे याद आया, मिरांडा वेंस, वो भी पतली थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने टॉर्च की रोशनी घुमाई और देखा कि वही अजीब दाग पूरे कमरे में फैले हुए थे। हाँ, कुछ तो बिस्तरों पर थे, कंबलों पर और फर्श पर भी, जैसे किसी बीमार व्यक्ति के कमरे में होते हैं। लेकिन कुछ दाग ऐसे थे जो समझ से बाहर थे। फर्श पर एक दाग बिल्कुल एक बच्चे जैसा दिख रहा था जो घुटनों में सिमट कर बैठा हो। और वही चीज़ टीवी की रिमोट पर भी थी, किताबों पर, शेल्फ पर, बोर्ड गेम्स पर, हर चीज़ पर, सोफे से लेकर डीवीडी बॉक्स तक। ये भूरा सूखा हुआ पदार्थ हर जगह था और उसमें से एक अजीब सी धातु जैसी बदबू आ रही थी, जैसे लोहे और सड़े मांस की मिलीजुली गंध। लेकिन सबसे अजीब चीज़ जिग्सॉ पजल था। एक और टेबल लगाई गई थी 4 कुर्सियों के साथ, और हर कुर्सी में वही लकड़ी का सपोर्ट लगा था। टेबल पर पजल रखा था, 4 हिस्सों में बांटा हुआ, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल हुआ था। बाकी 3 वैसे ही पड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें अलग अलग लोगों के लिए रखा हो, लेकिन किसी ने छुआ तक नहीं। क्या डैनियल परिवार का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा था? क्या वो उन्हें पजल पूरा करने के लिए कह रहा था जब वे मर रहे थे? ये सोचकर ही मेरा दिल डूब गया। वो आदमी अपने मरते हुए परिवार के साथ बैठा होगा और उनसे कह रहा होगा, बस एक टुकड़ा और लगाओ। ये सोच मेरे अंदर तक डर भर रही थी। उस कमरे में पागलपन था। एक दरवाज़ा लकड़ी से बंद किया गया था, एक सोफ़ा तोड़ा गया था, कई बिस्तर जला दिए गए थे और सभी बल्ब निकालकर एक बॉक्स में रख दिए गए थे। मैंने ऊपर देखा और तभी मुझे समझ आया
कि पुलिस क्यों इतनी पक्की थी कि वैंस परिवार मर चुका है, भले ही उन्हें कोई लाश नहीं मिली। एक बल्ब के सॉकेट में किसी ने एक इंसानी उंगली फंसा दी थी, जैसे वो उम्मीद कर रहा हो कि स्विच ऑन करने पर वो जल उठेगी। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा क्या था इस जगह में जिसने पुलिस को इतना डरा दिया कि वे वापस ही नहीं आए? मैंने तय किया, अब मुझे जल्दी करनी चाहिए। मुझे अपना कुत्ता ढूंढना था और यहाँ से निकलना था। मैंने हिम्मत जुटाई और पहली बार इस खामोशी को तोड़ा। रिप्ली! मेरी आवाज़ इस जगह में गूंज उठी, जैसे कब्रिस्तान में चिल्लाना। मैंने इंतज़ार किया, उम्मीद की कि उसके पंजों की आवाज़ सुनाई दे, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जिसमें लगता है कोई अंधेरे में सांस रोके खड़ा है, बस इंतज़ार कर रहा है कि तुम पीठ फेरो। और फिर तभी अचानक टीवी अपने आप चालू हो गया। तेज़ वाइट नॉइज़, इतना तेज़ कि मैं चौंक गया, पीछे गिरते गिरते बचा। जब मैंने स्क्रीन की तरफ देखा तो उसमें डैनियल वैंस दिखाई दे रहा था, एक पुरानी रिकॉर्डिंग, ग्रीन इंफ्रारेड कैमरा में। अब मुझे समझ आ रहा है कि समस्या क्या है, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहा। वो कैमरे के सामने खड़ा था और पीछे उसका परिवार बैठा था, डाइनिंग टेबल पर। अब मिरांडा सबसे पहले बीमार हुई। वो अक्सर स्टोरेज में जाती थी खाना लाने, और हमें वहीं कंटामिनेशन मिला। तभी पीछे बैठी एक आकृति अचानक टेबल पर गिर गई। शिट, डैनियल बोला। वो भाग कर गया और उसे सीधा बिठा दिया। मिरांगा को मेरा खाना कभी पसंद नहीं था। वो हंसा, लेकिन उसकी हंसी डरावनी थी। फिर उसने कुर्सी के पीछे कुछ ठीक किया। ये रॉड्स टेप से बेहतर है। मैं पहले टेप से उन्हें सीधा रखता था, लेकिन अब मैं स्पाइन में इन्हें फिट कर सकता हूँ और कुर्सी में लगा सकता हूँ, ताकि सब डिनर में शामिल हो सकें। मेरा दिल रुक गया। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा, और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। उसका परिवार मर चुका था। उनके चेहरे सूखे हुए, नाक गायब, होंठ सड़कर हट चुके, और उनकी मुस्कान भयानक थी। वे लाशें थीं, लेकिन उनकी आंखें इंफ्रारेड में चमक रही थीं, जैसे वे जिंदा हों। और डैनियल उन्हें छू रहा था, उनके बाल सहला रहा था, अपनी पत्नी को चूम रहा था, अपने बच्चे को उठा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने नज़र हटा ली। मैं वो सब नहीं देख सकता था। फिर मैंने टेबल की तरफ देखा तो मुझे समझ आया वो सारे दाग क्या थे। वो खून नहीं था, वो गलता हुआ मांस था। डैनियल ने अपने परिवार को दफन नहीं किया था। वो उन्हें इधर उधर घुमा रहा था, जैसे वे अभी भी जिंदा हों। उन्हें सुलाता था, खाना खिलाता था, टीवी दिखाता था, और उनसे पजल बनवाने की कोशिश करता था। ये सोचकर मैं अंदर तक हिल गया। टीवी पर डैनियल की रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। ये हमारे ओरिजिनल डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है। ब्लूप्रिंट में इस जगह कोई कमरा नहीं था, लेकिन अब नीचे स्टोरेज में एक दरवाज़ा है। एलियट ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, और क्यों करता? मैंने ये पूरा बंकर बनाया है, लेकिन वो दरवाज़ा मैंने नहीं लगाया। मैंने पुराने फ़ोटो चेक किए, वीडियो देखे, वहाँ सिर्फ एक दीवार थी, लेकिन अब वहाँ एक दरवाज़ा है। मेरी सांसें रुक गईं। मुझे नहीं पता वो कब खुलता है या क्यों, लेकिन वो खुलता है, और अगली बार मैं तैयार रहूँगा, क्योंकि मुझे जानना है उसके पीछे क्या है और उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। डैनियल की आवाज़ अब टूटने लगी थी। हम सब सो जाते थे एक साथ, और तब वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने हमें नहीं मारा। उसने समय लिया, और मुझे जानना है क्यों। फिर उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। उसने हमारे रेडियो ले लिए, फ़ोन ले लिए, कंप्यूटर ले लिए, एक एक करके, और हमें पता ही नहीं चला। हम सोचते रहे कि बच्चे चीज़ें खो रहे हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं थे, वो कुछ और था। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। लाइट्स कौन निकाल रहा था? टॉर्च की बैटरियां कौन ख़त्म कर रहा था? हम कब से उसके साथ रह रहे थे बिना जाने? क्या वो शुरू से हमारे साथ था? मैं जड़ हो गया। वो दरवाज़ा जो कहीं से भी आ गया, जो अक्सर नहीं खुलता, लेकिन कभी कभी उसके पीछे कुछ है। मैं उसे सुन सकता हूँ। वो चलता है, सांस लेता है, और रात में जब उसे लगता है मैं सो रहा हूँ, वो इन गलियारों में घूमता है। मेरे हाथ कांपने लगे। अब यहाँ से निकलने का कोई मतलब नहीं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन वो दरवाज़ा रेडिएशन छोड़ रहा है, इतना कि
7 लोगों को मार सके। अगर हम उसके पास नहीं गए होते तो शायद हम बच जाते, लेकिन हम गए एक एक करके और हम सब बीमार हो गए। या शायद वो चीज़ उस दरवाजे के पीछे से आई और उसने ये सब किया। मैं नहीं जानता। अचानक डैनियल रुक गया। रुको, ये क्या था? स्क्रीन फ्रीज हो गई और जो आखिरी फ्रेम था उसने मेरी रूह जमा दी। डैनियल सामने खड़ा था और उसके पीछे 6 जोड़ी चमकती हुई आंखें थीं। 6। मैं धीरे धीरे पीछे हटा और मेरी नज़र डाइनिंग टेबल पर गई और एक पल के लिए मुझे लगा अगर मैं मुड़ा तो कुर्सियां खाली नहीं होंगी। वहाँ वेंस परिवार बैठा होगा, सड़ते हुए, मुझे देखता हुआ। मेरे पीछे कुछ हिला। उसने सांस ली, तेज, गहरी। मैं जानता था वो क्या था। अचानक वो मेरी तरफ झपटा। मैं चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल कुछ गीला और गर्म मेरे हाथ को छू गया। मैं चीखा, लेकिन फिर वो पीछे हट गया और तुरंत फिर मुझ पर झपटा और मुझे गिरा दिया। मैं रो पड़ा, लेकिन वो रिप्ली था, मेरा कुत्ता। वो मुझे चाट रहा था, कांप रहा था और सबसे अजीब बात, वो चुप था। रिप्ली कभी चुप नहीं रहता, लेकिन यहाँ वो आवाज़ भी नहीं कर रहा था। वो मुझसे चिपक गया, जैसे वो चाहता हो कि मैं उसे उठाकर पकड़ लूं, जैसे वो छोटा बच्चा हो। तू पागल है, मैंने धीरे से कहा, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ राहत थी। चल, यहाँ से निकलते हैं। मैंने उसे उठाया और सीढ़ी की तरफ भागा। ऊपर चढ़ना मुश्किल था, लेकिन मैं समहाउ ऊपर पहुँच गया और ट्रैप डोर को धक्का दिया। 1 बार, 2 बार, बार, लेकिन वो नहीं खुला। शिट! मैंने जोर से मारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हैंडल टूट चुका था और धातु की मोटी रॉड उसे बंद कर रही थी। मैं उसे हाथ से नहीं खोल सकता था। मुझे टूल्स चाहिए थे। मैं नीचे उतरा और सांस ली। दीवार पर एक नक्शा बना था, चौक से। बंकर के 3 लेवल थे। ऊपर रहने की जगह, बीच में वर्कशॉप, नीचे स्टोरेज, जिस पर लाल एक्स बना था। मुझे टूल्स चाहिए थे, तो मुझे बीच वाले फ्लोर पर जाना था। मैं सीढ़ियों की तरफ गया, नीचे देखा, अंधेरा और एक बदबू जो मेरे गले में जलन कर रही थी। क्या पुलिस यहाँ तक आई थी? क्या उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें भागने पर मजबूर कर गया, या कुछ और था नीचे जो उनका इंतजार कर रहा था? मैंने सोचा, वो दरवाज़ा, और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। मैं धीरे धीरे नीचे उतरा। हर कदम पर मेरे हाथ कांप रहे थे। रिप्ली मेरे साथ था। उसके पंजों की हल्की आवाज़ मुझे हिम्मत दे रही थी। बीच वाला फ्लोर, वर्कशॉप। जैसा सोचा था वैसा ही। हर तरफ मशीनें, जनरेटर, पाइप, वायर, और अंधेरे में भी कुछ मशीनें अभी भी चल रही थीं। हल्की सी गूंज जो पूरे कमरे में फैल रही थी। मैंने जल्दी से इधर-उधर देखा और एक कोना मिला जहां डैनियल काम करता था। वहां एक बड़ी टेबल थी और उस पर एक हाथ रखा था, एक इंसानी हाथ, एक बच्चे का। उसके पास कागज़ पड़े थे जो अब भूरे हो चुके थे, और बोर्ड पर एक डायग्राम था, जैसे किसी जोड़ का डिज़ाइन। तभी मुझे याद आया, वो रॉड्स, वो कुर्सियाँ। डैनियल अपने परिवार के शरीर को जोड़ रहा था। मैंने खुद को संभाला और टूल्स ढूंढने लगा। कुछ देर बाद मुझे बोल्ट कटर्स मिल गए, एक क्रोबार और एक हेवी प्लायर्स। मैंने उन्हें उठाया और तभी अंधेरे में कुछ हिला। मैं जम गया। एक आकृति, पतली, इंसान जैसी, पर कुछ अलग। फिर अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। रिप्ली मेरे पीछे आ गया और धीरे से कराहने लगा। मैंने खुद को समझाया, ये कुछ नहीं है, बस मेटल है। लेकिन वे आंखें झपकीं और मेरी तरफ आने लगी। एक सफ़ेद हाथ अंधेरे से बाहर आया। मैं भागा सीढ़ियों की तरफ, लेकिन ऊपर देखा तो वहाँ भी एक हाथ था, सड़ा हुआ, हड्डियों जैसा। और फिर मैंने उसका चेहरा देखा, एक लाश मुझे घूरती हुई। मैं मुड़ा पीछे और एक और लाश मेरी तरफ आ रही थी। मैं फंस चुका था। रिप्ली डर से कांप रहा था और मैं नीचे भागा, स्टोरेज में। अंधेरा और गहरा था, सांस लेना मुश्किल, लेकिन पीछे देखा 3 जोड़ी आंखें मुझे देख रही थीं। मैं भागता गया और एक कमरे में घुस गया, दरवाज़ा बंद किया और छिप गया। लेकिन मैं अकेला नहीं था। वहाँ वो दरवाज़ा था,
डैनियल वाला, अजीब, जंग लगा हुआ, जमीन से ऊपर, और उसके चारों तरफ गीली काई और एक अजीब काला तरल जो हवा में उड़कर दीवार से टकरा रहा था। मैं धीरे धीरे पीछे हट गया और अंधेरे में छिप गया। कुछ सेकंड बाद लाशें अंदर आईं। मैंने सांस रोक ली। कुछ आवाज़ आई, मेरे पास, बहुत पास। मैंने टॉर्च ऑन की। डैनियल मेरे चेहरे से कुछ इंच दूर। भागो, उसने फुसफुसाया। तभी दरवाज़ा खुला और जो मैंने देखा वो इंसान की समझ से बाहर था। एक मांस का सुरंग, धड़कती हुई दीवारें, अंदर दांत इतने बड़े जितने हाथ, गर्मी, सड़ी हुई हवा, सब कुछ उस दरवाजे से बाहर आ रहा था। मैं देखता रह गया। ये आ रहा है, डैनियल बोला। उसने मुझे धक्का दिया और बाहर फेंक दिया। बाकी लाशें दरवाजे के सामने घुटनों पर बैठ गईं, जैसे पूजा कर रही हों। डैनियल ने आखिरी बार मुझे देखा। ये हमें जाने नहीं देगा, ये हमें मरने भी नहीं देगा। अगर ये तुम्हें पकड़ ले तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। और फिर कुछ अंदर से आया और उसके सिर को पकड़ लिया, जैसे फल उठाते हैं। मैं भागा, रिप्ली को उठाया और पूरी ताकत से भागा। सीढ़ियां चढ़ा, ऊपर पहुंचा और लॉक काटने लगा। अंधेरे में डर के साथ कुछ मेरे पीछे आ रहा था, तेज, बहुत तेज, जैसे सैकड़ों पैरों वाला कुछ। आखिरकार लॉक टूट गया। मैंने ट्रैप डोर खोला, रिप्ली को उठाया और बाहर भागा। कॉरिडोर पार किया और जंगल में गिर गया। कुछ सेकंड बाद मुझे होश आया और मैंने महसूस किया कोई मेरे पैर को पकड़ रहा है। एक विशाल हाथ मुझे वापस अंदर खींच रहा था। मैं चिल्लाया, लड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं। दरवाजे के पीछे कुछ मुस्कुरा रहा था, धीरे धीरे मुझे अंदर खींच रहा था, जैसे खेल रहा हो। तभी रिप्ली वापस आया, वो डरा हुआ कुत्ता जो हर चीज से डरता है। उसने उस हाथ पर हमला किया, जोर से काटा और हाथ की पकड़ ढीली हो गई। मैं छूट गया। हम दोनों भागे, दूर, बहुत दूर, जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया। चुप्पी। जब मैं अस्पताल में जागा, डॉक्टर ने कहा निमोनिया। मैं मान जाता अगर शरीफ मुझसे अजीब सवाल पूछने ना आता। मैंने कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था उस डर को फिर से जीना। मैंने शहर छोड़ दिया, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। एक दिन मेरे बेसमेंट में रखा पुराना रेडियो अपने आप चालू हो गया। सफ़ेद नॉइज़ और उसके बीच में एक आवाज़, धीमी, टूटी हुई, लेकिन पहचान में आने वाली, डैनियल की। उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो।